नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमने यहाँ पर प्रारंभ कर रखा था राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश। आज हमारा यहाँ पर दोस्तों टॉपिक होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम शासनकाल के बारे में चर्चा करें तो इसका शासनकाल था 1572 से लेकर 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का शासनकाल माना गया है 1572 से लेकर 1597 के मध्य। अब एक बार हम कुछ पीछे की वीडियो की तरफ हम चलते हैं दोस्तों कि एक तो महाराणा प्रताप का पिता का नाम क्या था? उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप ही था। लेकिन उदय सिंह ने क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। अब महाराणा प्रताप है उदय सिंह है। उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी 1572 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुई थी? गोगुंदा में। कहां पर हुई थी? गोगुंदा के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। जब इसे जलाया जा रहा था, यानी दाह संस्कार किया गया था गोगुंदा के अंदर, तो गोगुंदा के अंदर कौन नहीं जाता है? जगमाल वहां पर गोगुंदा के अंदर दाह संस्कार के अंदर नहीं पहुंच पाता है, यानी जाने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि ये अपना यहाँ पर राज्याभिषेक करवाने की क्या करता है? प्रयास करता है। इधर क्या होता है दोस्तों? गोगुंदा के अंदर दाह संस्कार के अंदर कौन चला जाता है? महाराणा प्रताप दाह संस्कार के अंदर गया था दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों? गोगुंदा के अंदर ही जब यहाँ पर गोगुंदा में उदय सिंह को दाह संस्कार किया गया था, उसी समय महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था, क्योंकि उस समय ग्वालियर का शासक था राम सिंह। ग्वालियर का शासक कौन था? राम सिंह था। और जालोर का शासक कौन था? अखेराज चौहान था। जालोर का शासक है अखेराज चौहान। इनकी मध्यस्थता से यहां पर गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक किया गया था। किसका? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर किया गया, तो गोगुंदा के अंदर इसका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इसका दूसरी बार क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। यानी राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया था। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इसका राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया था दोस्तों। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ? गोगुंदा के अंदर। अगर क्वेश्चन आ जाए महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कहां पर मनाया गया था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया था दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राजनीति परिवर्तन होगा। यहाँ पर जगमाल को मेवाड़ का शासक नहीं माना जाता है, तो ये जगमाल किसके पास में चला जाएगा? अकबर के पास में। कहां पर चले गए? अकबर के पास में चला गया। और अकबर ने क्या किया था? जगमाल को प्रसन्न करने के लिए एक तो मांडलगढ़ की रियासत दी थी, और आधा सिरोही भी इस जगमाल को सौंप दिया था, यानी आधा सिरोही दे दिया था। किसको? जगमाल को दे दिया था। अब देखते हैं दोस्तों कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, और इस महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष का कारण क्या रहा होगा। यहां पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के चार व्यक्ति महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिष्ट मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास में अकबर के चार व्यक्ति आते हैं। इनका कई बार क्रम पूछ लेता है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जन्म
महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का लगाव, यानी महाराणा प्रताप जब छोटा था तो ये किसके साथ में खेला करता था? भील बच्चों के साथ में खेलता था। भील बच्चों के साथ में खेलता था। भील क्या करते हैं दोस्तों? जो छोटा बच्चा होता है, बालक होता है, उसे बोलते हैं किक्का। तो महाराणा प्रताप को बचपन के अंदर किस नाम से जाना जाता था? किक्का या कुक्का। किक्का या कुक्का के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। महाराणा प्रताप के, यानी महाराणा प्रताप से पहले 1570 के अंदर, 1570 के अंदर क्या किया था? अकबर ने एक नागौर दरबार का आयोजन किया था। इस नागौर दरबार का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के अंदर जितनी भी रियासत हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, वो या तो अकबर की क्या कर लें? अधीनता स्वीकार कर लें, या फिर अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके साथ में लगभग तय है कि उनके साथ में क्या होगा? युद्ध होगा। तो यहाँ पर मेवाड़ का उसमें यहाँ पर शासक है, यानी मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अकबर की क्या नहीं की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए अकबर ने क्या किया था? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 व्यक्तियों को यहाँ पर भेजता है, और इन व्यक्तियों का क्या पूछता है दोस्तों? यहाँ पर क्रम पूछ लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि अकबर के द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो 4 व्यक्ति आते हैं, इनको बोलते हैं शिष्टमंडल के नाम से। अकबर के 4 शिष्टमंडल, अकबर के 4 शिष्टमंडल, शिष्टमंडल। जो 4 व्यक्ति यहां पर आ रहे हैं, इनका हम क्रम देखते हैं दोस्तों। देख तो दोस्तों इनका ट्रिक है जम्मा बाठो। जम्मा बाठो। कितने व्यक्ति हैं यहां पर? 4 व्यक्ति हैं। जम्मा बाठो। पहला है जैसे बनता है जलाल खां, जलाल खां कोर्ची, जलाल खां कोर्ची। मां से बनता है मान सिंह, मां से क्या बनता है? मान सिंह। बै से बनता है भगवान दास, भगवान दास। और टै से बनता है टोडरमल, टोडरमल। जम्मा बाठो। हम कई बार बोलते हैं कि यार आप तो जम्मा बाठो, ठीक है? तो जम्मा बाठो। जैसे क्या बनाया? जलाल खां कोर्ची। मैं से क्या बना? मान सिंह, जो आमेर का ही उस समय क्या था? एक सेनापति था आमेर का राजा। ये बाद में बनेगा 1589 के अंदर बनेगा। वैसे क्या बनता है? मान सिंह का ही पिता कौन था? भगवान दास। और टोडरमल कौन है दोस्तों? यहां पर ये एक वित्त विशेषज्ञ था, तकनीकी विशेषज्ञ था, और ये पहले अकबर के दरबार में आने से पहले ये किसके दरबार में रहा करता था? शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करता था। तो ये जलाल खां कोर्ची एक चतुर व्यक्ति था, हाजिर जवाबी था। इसलिए यहां पर पहले किस व्यक्ति को भेजा गया था? जलाल खां कोर्ची को यहां पर भेजा गया था। देखते हैं दोस्तों जलाल खां कोर्ची कब आया था? नवंबर 1572 में। यानी अकबर को, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस व्यक्ति को पहली बार भेजा गया? जलाल खां कोर्ची को भेजा गया था। नवंबर 1572 के अंदर इस व्यक्ति को भेजा गया था। लेकिन जलाल खां कोर्ची ने क्या किया? यहाँ पर महाराणा प्रताप को नहीं समझा पाया, यानी इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद में आता है मान सिंह, और मान सिंह आया था जून 1573 के अंदर। जून 1573 के अंदर कौन आता है? मान सिंह।
और मान सिंह यानी किसी झील के किनारे पर आया था। उदय सिंह झील के किनारे पर इनकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। कौन था यहां पर, है अमर सिंह था। यहां पर क्या होता है दोस्तों, जैसे मान सिंह यहां पर आता है उदय सागर झील के किनारे पर है, तो यहां पर एक रात्रि भोज का आयोजन करवाया था। किसने, महाराणा प्रताप ने करवाया था। यहां पर रात्रि भोजन का आयोजन हुआ रहा था उदय सिंह झील के पास में, लेकिन यहां पर महाराणा प्रताप स्वयं नहीं गया। इसने अपने पुत्र को भेजा था। किसको, अमर सिंह को भेजा था। झील के किनारे के ऊपर यह हो रहा था। जैसे ही यहां पर रात्रि भोज के अंदर भोजन परोसा गया, तो यहां पर मान सिंह ने बोला था अमर सिंह को कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं आई, क्योंकि मान सिंह को भी यहां पर गलानी हो गई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप यहां पर हमारे साथ में जीने के लिए ऐसा नहीं आया है, क्योंकि हमने अपनी बेटियां, हमने पुत्रियां, हमारी बहन किसको ब्याह दी गई हैं, मुगलों के साथ में यहां पर ब्याह दी गई है। इसलिए यहां पर महाराणा प्रताप नहीं आ रहे। तो यहां पर मान सिंह ने अमर सिंह को पूछता है कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं आया। तो अमर सिंह ने यहां पर जवाब दिया था कि उसके सिर दर्द हो रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहे, तबीयत उसकी क्या है, खराब है। तो मान सिंह ने अपनी बेइज्जती यहां पर समझी थी और मान सिंह ने जाते हुए बोला था कि मैं जल्दी ही प्रताप के लिए मस्तिष्क की दवाई लेकर आऊंगा। तो अमर सिंह ने बोला था उसमें कि अपने फूफा को भी साथ लेके आना। यानी मान सिंह का फूफा कौन था यहां पर, है अकबर। कौन था, अकबर, क्योंकि अकबर की पत्नी थी कौन है, हरकाबाई। कौन थी, हरकाबाई। कई लोग क्या हरकाबाई को क्या बताते थे, यहाँ पर जोधाबाई बताते, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर जोधाबाई अलग है, हरकाबाई अलग है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर हरकाबाई किसकी पुत्री थी, बारमल की। किसकी पुत्री थी, यहाँ पर बारमल की पुत्री थी। तो यहाँ पर अकबर यानी मान सिंह को यह बोला गया था कि अगर आक्रमण करने के लिए आओ तो अपने फूफा को भी यहाँ पर साथ ले आना। तो इसके बाद में यहाँ पर तीसरे शिष्टमंडल के अंदर कौन आया था, भगवान दास आया था। और भगवान दास आया था यहाँ पर अक्टूबर 1573 के अंदर। अक्टूबर 1573 के अंदर यहां पर कौन आता है, भगवान दास आया था। और अंतिम बार, चौथी बार यहां पर अंतिम प्रयास करने के लिए यहां पर कौन आ रहा है, टोडरमल यहां पर आया था। और टोडरमल यहां पर आया था दिसंबर 1573 में, दिसंबर 1573 के अंदर। तो ये चार व्यक्ति यहां पर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा भेजे गए थे। यहीं से हमारा क्वेश्चन लगभग दोस्तों यहां पर आता है कि इनमें से प्रथम व्यक्ति कौन था, या तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा व्यक्ति आया था शिष्टमंडल के अंदर, या यहां पर अंतिम रूप से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया अंतिम सदस्य कौन था, तो यहां पर कौन था, टोडरमल था दोस्तों। तो ये हमारे यहां से एक क्वेश्चन है दोस्तों बनता है लगभग। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे महाराणा प्रताप ने इन चार शिष्टमंडलों को ये क्या कर देता है, असफल कर देता है, तो यहां पर एक युद्ध होगा और उसी युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कुछ विद्वान हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बताते हैं, कुछ विद्वान हल्दी घाटी के युद्ध को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली बोलते हैं, कुछ विद्वान इसे क्या बताते हैं, खमनोर का युद्ध भी बताते हैं। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर दोस्तों चर्चा करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 को। यदि 18 जून ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो कितना होगा, 21 जून 1576 को।
21 जून 1576 को 21 जून बताने वाला कौन था? गोपीनाथ शर्मा। और किसके द्वारा बताया गया था? गोपीनाथ शर्मा के द्वारा 21 जून बताया गया था। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर 18 जून भी ऑप्शन में है और 21 जून भी ऑप्शन में है, किसी विद्वान का यहाँ पर उल्लेख नहीं है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन हमारे 18 जून भी है और 21 जून भी है, दोनों अगर ऑप्शन में है तो हमें क्या करना होगा? 18 जून ही करना होगा। अगर 18 जून ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 21 जून करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए हल्दी घाटी का युद्ध गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब लड़ा गया था, तब हमारा क्या आ जाएगा? 21 जून 1576 आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को अनेक नामों से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो इसे बताया गया था बादशाह का युद्ध, बादशाह का युद्ध भी बोला गया है। दूसरा इसे मेवाड़ की थर्मोपली, थर्मोपली क्या बोला गया है? मेवाड़ की थर्मोपली। या इसे क्या बोला गया था? खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध। या इसे क्या बोला गया था? गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। एक तरफ यहां पर क्या है? हमारे शासकों के नाम है। अधिकतम रूप से हमारे बादशाह का युद्ध नहीं पूछता है, लेकिन इसके भी बारे में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं कि मेवाड़ की थर्मोपली, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध और बादशाह का युद्ध, बादशाह का युद्ध। देखते हैं दोस्तों, एक तरफ आपको क्वेश्चन दे देगा, इनका मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन यहां से कई बार आता है। मिलान चिन्ह के लिए मैं विद्वानों के नाम बता रहा हूं मैं श्रीवास्तव, अब्बुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, एक का नाम आ गया हमारा बदायूनी, बदायूनी क्या था हमारा यहाँ पर? बदायूनी। देखते हैं दोस्तों बादशाह का युद्ध, बादशाह का युद्ध किसके द्वारा बोला गया था? श्रीवास्तव के द्वारा क्या बोला गया था? बादशाह का युद्ध है। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी के युद्ध का नाम क्या बताया गया था? श्रीवास्तव ने बोला था बादशाह का युद्ध। अब देखते हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन केवल नहीं आता है दोस्तों, ये एक न के बराबर है, लेकिन हमारे जहां से क्वेश्चन यहां से बनता है इन तीन के बारे में देखना दोस्तों। यहां पर मेवाड़ की थर्मोपली, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ये कौन सा आता है? गोगुंदा का युद्ध। यानी एक हमारा उदयपुर के अंदर और एक हमारी राजसमंद के अंदर। एक तरफ हमारी खमनोर की पहाड़ियां हैं और एक तरफ हमारी गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। एक तरफ हमारी खमनोर की पहाड़ियां हैं, एक तरफ हमारी क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों के मध्य एक तंग दरा है। इन पहाड़ियों के मध्य क्या था? एक तंग दरा था और इस तंग दरा के अंदर अकबर की सेना व महाराणा प्रताप की सेना के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को हमें हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर इसको थर्मोपली बोलने वाला कौन था? थर्मोपली आपको नाम से पता है कि थर्मोपली, आपको नाम ऐसे नहीं लग रहा कि अंग्रेजी नाम से लग रहा हो। थर्मोपली एक अंग्रेजी शब्द है और इसी के अंदर हमें थर्मोपली अगर अंग्रेजी शब्द है तो इन तीनों में आपको बता सकते हो कि इनमें आपको अंग्रेजी शब्द कौन सा लग रहा है। तो कर्नल जेम्स टॉड यहां पर अंग्रेज ही था और कर्नल जेम्स टॉड यहां पर क्या लग रहा है? कि अंग्रेज लग रहा है। थर्मोपली भी यहां पर शब्द कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है और कर्नल जेम्स टॉड भी यहां पर क्या था? एक अंग्रेजी था। तो मेवाड़ की थर्मोपली बोलने वाला कौन था?
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब ये थर्मोपली से क्यों बोला, क्योंकि ये युद्ध हुआ था थर्मोपली एक ग्रीस नामक स्थान के अंदर। थर्मोपली एक स्थान का नाम है, ये यूनान व फारस के मध्य युद्ध हुआ था। फारस व यूनान के मध्य ग्रीस के अंदर एक स्थान है जिसका नाम था थर्मोपली। यहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। उस समय फारस का राजा था जेरेक्स और यूनान का उस समय शासक था लियोनिडिस। कौन था यहां पर? लियोनिडिस था। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर फारस के अंदर सेना अधिक थी और यूनान के अंदर यहां पर फारस के अंदर सेना इसके पास में अधिक थी और यूनान के अंदर जो लियोडोस है इसके पास में सेना कम थी। लेकिन यूनान की यहां पर पराजय हुई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, अगर देखा जाए तो विजय के रूप में एक नेता के रूप में उभरा था कौन है? लियोडेनिस। जो सेम परिस्थितियां यहां पर कहां पर हुई थी? हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर हुई थी। जैसे अगर हम बताएं कि हमारे महाराणा प्रताप के पास में सेना कितनी थी? 20,000 की इसके पास में सेना थी। लेकिन अकबर के पास में उसमें सेना कितनी थी? 80,000 की सेना थी। यानी अगर सेना का अनुपात देखा जाए तो यहां पर सेना का अनुपात था 1:4, यानी 1:4 सेना का अनुपात था। यानी एक नए के बराबर में सेना है महाराणा प्रताप के पास में। लेकिन फिर भी उसने अकबर की यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सेम परिस्थितियां यहां पर फारस और यूनान के मध्य हुई थी। फारस के पास में सेना अधिक थी, यूनान के पास में सेना कम थी। हार भी यूनान की यहां पर हुई थी, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसी ही परिस्थितियां हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है। महाराणा प्रताप व अकबर के जो मध्य युद्ध हुआ था इसमें, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध की तुलना किससे कर दी थी? थर्मोपली से कर दी थी। और ये थर्मोपली वर्तमान ग्रीस देश के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को बुलाया जाता था? हल्दी घाटी के युद्ध को। और बोलने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक युद्ध आता है खमनोर का युद्ध और एक युद्ध आता है कौन सा? गोगुंदा का युद्ध। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पर बदायूं ने बोला था या यहां पर अब्बुल फजल ने बोला था। देखते हैं दोस्तों, पहला अक्षर उठा लो। यहां पर पहला अक्षर क्या है? ख। यहां पर पहला अक्षर क्या है? ग। पहला अक्षर यहां पर क्या है? ख है। यहां पर पहला अक्षर क्या है? ग है। पहले अगर हम क लिखेंगे तो पहले क लिखेंगे या ग, तो हम पहले क्या लिखते हैं? ख लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? ग लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? खमनोर यानी ख लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे? ग यानी गोगुंदा लिखेंगे। इधर अगर हम चले तो यहां पर पहले क्या लिखते हैं? ए, और बाद में हमारा क्या आता है? ब। पहले क्या आता है? ए, बाद में हम क्या लिखते हैं? ब। तो पहले हमने क्या लिख दिया? ए, बाद में हमने क्या लिखा था? यहां पर ब लिखा था। अब मिला दो सर, पहले के साथ में पहला शब्द मिला दो, बाद के साथ में बाद वाला शब्द मिला दो। तो पहले के साथ में हमने ख लिखा था, तो खमनोर का युद्ध बोलने वाला कौन था? अब्बुल फजल ने बोला था। किसने बोला था? अब्बुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध ग बाद में आता है, तो बाद में क्या आता है? ब आता है। तो बाद से बाद वाला मिला देना। तो बदायूं ने क्या बोला था? इसको गोगुंदा का युद्ध बोला था। ये हमारे इसके अंदर देखते दोस्तों। तो ये युद्ध हुआ था, हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध के अंदर अकबर ने अपनी सेना का पहला पड़ाव कहां पर रखा था? और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पहला पड़ाव कहां पर रखा था? इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पास में कौन कौन से हाथी थे और अकबर के पास में यहां पर कौन कौन से हाथी थे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों।
महाराणा प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी, और एक थे अकबर के हाथी, अकबर के हाथी। ये देखते हैं दोस्तों, इधर क्वेश्चन आ जाता है महाराणा प्रताप के हाथी कौन कौन से थे और अकबर के यहां पर हाथी कौन कौन से थे। तो महाराणा प्रताप के हाथी थे लूणा या लूना, लूणा या लूना। एक का नाम था चक्रवाक, चक्रवाक, कौन सा है, चक्रवाक। एक का नाम है राम प्रसाद, राम प्रसाद। एक का नाम था खांडेलाव, खांडेलाव। ये चार हाथी बताए गए थे किसके, महाराणा प्रताप के हाथी बताए गए थे। अब देखते हैं अकबर के हाथी कौन कौन से थे। मर्दाना, गजराज, गजमुक्त। मर्दाना, गजराज और गजमुक्त। और एक था रनमदार, रनमदार। ये कौन सा था, रनमदार था। तो ये तो अकबर के हाथी थे, मर्दाना, गजराज, गजमुक्त और रनमदार। और ये महाराणा प्रताप के हाथी थे लूणा और चक्रवाक, राम प्रसाद, खांडेलाव। आपने यहां तक लूणा और राम प्रसाद के बारे में पढ़ा होगा। इधर हमारे अकबर के हाथी थे मर्दाना, गजराज, गजमुक्त और रनमदार। ये हाथी थे हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर। अगर हम इधर की बात करें, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो हाथियों की लड़ाई लड़ी गई थी, इस हाथियों की लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप ने 2 हाथी उतारे थे, लूणा और राम प्रसाद। इस युद्ध के अंदर राम प्रसाद हाथी पकड़ा गया था और इस राम प्रसाद हाथी का नाम परिवर्तित कर दिया गया था पीर प्रसाद, पीर प्रसाद। यानी यहां पर अकबर ने बोल दिया था कि अगर राम प्रसाद हाथी हमारे हाथ लग जाता है तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो जैसे अकबर को सूचना मिली थी कि राम प्रसाद हाथी पकड़ा गया, यानी मुगलों के अधिकार में है, तो उसने अचानक बोला था कि ये पीर की कृपा से मिला है। क्या मिला था, पीर। पीर मुस्लिम के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो इसका नाम रखा गया था पीर प्रसाद। राम प्रसाद हाथी पकड़ा गया तो मुगलों ने, अकबर ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया और इसका नाम क्या रखा था, पीर प्रसाद। लेकिन राम प्रसाद हाथी यहां पर मारा जाता है, यानी इसे दिल्ली के अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये न तो पानी पीता है, न यहाँ पर अनाज खाता है, क्योंकि ये अपने मालिक के बिना कुछ भी नहीं करता है। इसलिए इसकी 2 दिन के बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने क्या रखा था, तो इसका नाम क्या रखा था, पीर प्रसाद रखा था। अगर हम मर्दाना हाथी की बात करें, कौन से हाथी की, मर्दाना। ये मर्दाना हाथी मान सिंह का हाथी था। क्या बताया गया था, मान सिंह का हाथी। जिस हाथी के ऊपर मान सिंह बैठा हुआ था, इस हाथी का नाम क्या बताया गया है यहाँ पर, मर्दाना। लेकिन गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने ये बोला था कि इस हाथी का नाम मर्दाना नहीं था। इस हाथी की सूंड में जो तलवार लगी हुई थी, जहरीली तलवार थी, इस तलवार का नाम क्या था, मर्दाना था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक है, इस चेतक के जो टांग के अंदर, पिछली पैर के अंदर जो 8 इंच का घाव लगा था, जिस सूंड से ये कटी थी, और उसके अंदर जो सूंड के अंदर जो तलवार लगी हुई थी, इस तलवार का नाम क्या बताया गया था, मर्दाना बताया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो भी है ठीक है। और अकबर के हाथी का नाम था हरी। क्या नाम था, अकबर का जो हाथी था वो था हरी। तो यहां पर ये हाथी प्रमुख हैं अकबर के, ये मर्दाना, गजराज, गजमुक्त और रनमदार हाथी हैं। इधर बात करें महाराणा प्रताप की, तो लूणा, चक्रवाक, राम प्रसाद और खांडेलाव, ये हाथी थे किसके, महाराणा प्रताप के हाथी थे।
अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर युद्ध भूमि के अंदर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन करता है, अकबर की सेना का यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, युद्ध के अंदर किसकी पराजय होती है या किसकी विजय होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अकबर पहुंच जाता है कहां पर है, अजमेर के अंदर। कहां पर पहुंच जाता है दोस्तों, अजमेर के अंदर अकबर यहां पर पहुंच जाता है। अब अकबर क्या करता है, अजमेर से 3 अप्रैल 1576 को अपनी सेना को ये क्या करता है, विदा करता है। किसके नेतृत्व में, यानी अकबर का सेनापति था मान सिंह। सेनापति यानी महत्वपूर्ण सेनापति कौन था यहाँ पर, मान सिंह था, जो एक कछुआ वंश से संबंधित था। और इसका उप सेनापति आसफ खां, उप सेनापति कौन था, आसफ खां। इधर कौन है, आसफ खां। अब यहां से अजमेर से 3 अप्रैल 1576 को ये अपनी सेना को रवाना कर देता है। तो इन्होंने अपना पड़ाव डाला था मोलेला गांव में। कौन से गांव में, मोलेला गांव के अंदर इन्होंने अपना पड़ाव डाला था। अब एक तरफ तो यहां पर अकबर की सेना कहां पर ठहरी हुई है, मोलेला गांव के अंदर ठहरी हुई है। अब देखते हैं, अब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का ठहराव रखा था मोसिंग गांव में, सोसिंग, मोसिंग। कौन से गांव के अंदर, मोसिंग गांव के अंदर यहां पर अपना ठहराव रखा था किसकी सेना का, प्रताप ने अपनी सेना को यहां पर ठहराया था। अब देखते हैं दोस्तों, दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध के बारे में अगर हम चर्चा करें तो युद्ध के अंदर अकबर की सेना का नेतृत्व यहां पर कौन कर रहा है, मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में यहां पर सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। अब देखते हैं दोस्तों कि मान सिंह की सेना का हरावल कौन था, ये पूछ लिया जाता है कई बार। मान सिंह की सेना का हरावल कौन था और महाराणा प्रताप की सेना का हरावल कौन था। महाराणा प्रताप की सेना का हरावल कौन है और इधर मान सिंह की सेना का हरावल कौन है। तो मान सिंह की सेना का हरावल था सैयद हासिम, सैयद हासिम। कौन था इसकी सेना का यहां पर है, हरावल। हरावल होता है यानी जो सेना होती है, इस सेना के अंदर अग्रिम पंक्ति होती है। इस अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हरावल के नाम से जाना जाता है। तो मान सिंह की सेना का हरावल कौन था, सैयद हासिम खां। और यहां पर इसका हरावल कौन था, हाकिम सूरी, हाकिम खां। कौन था, हाकिम का, यानी महाराणा प्रताप की सेना का हरावल कौन था, हाकिम खां सुर, हाकिम खां सुरताई। तो ये हरावल से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रताप की सेना का हरावल कौन था, हाकिम खां सूर था। और इधर आज महाराणा प्रताप मान सिंह की सेना का हरावल कौन था, सैयद हासिम था। अब देखते हैं दोस्तों, हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मुस्लिम है किसके पास में, प्रताप के पास में एक हरावल है, एक मुस्लिम है, यानी सेनापति कौन है, मुस्लिम है। अब देख लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है मुस्लिम और हिंदुओं के मध्य। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध के अंदर पहले दृश्य के अंदर, यानी पहले युद्ध के अंदर विजय प्रतीत हो रही है किसकी, महाराणा प्रताप की। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने यहां पर एक अफवाह फैला दी थी कि स्वयं, क्योंकि एक तरफ जो अकबर की सेना है ये पीछे की तरफ भागने प्रारंभ कर देती है, उसी समय एक व्यक्ति था मेहतर खां। उस व्यक्ति का क्या नाम है, मेहतर खां। मेहतर खां ने यहां पर क्या किया था, अफवाह फैला दी थी कि स्वयं युद्ध भूमि के अंदर कौन आ रहा है, अकबर बादशाह स्वयं आ रहा है। इसीलिए इस अफवाह फैलने के अंदर ये अफवाह पूरी सेना के अंदर फैल जाती है अकबर की, और इस अफवाह इतनी तेज फैल जाती है कि पूरा सेना को यहाँ पर पता चल जाता है। तो सेना फिर से क्या होता है, महाराणा प्रताप की सेना से फिर से क्या हो जाती है, भिड़ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक दृश्य क्या होता है।
जैसे महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। चेतक महाराणा प्रताप को नजर पड़ती है किसके ऊपर है? मानसिंह के हाथी के ऊपर नजर पड़ती है। तो चेतक को यहां पर इशारा करता है, चेतक वहां पर समझ जाता है कि हमें कहां पर जाना है। जैसे ही चेतक को यहां पर इशारा मिलता है, भीड़ के मध्य के अंदर पहुंच जाता है। कहां पर है? मानसिंह के हाथी के पास में ये पहुंच जाता है। उस समय मानसिंह एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और महाराणा प्रताप कौन किसके ऊपर था? चेतक के ऊपर था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, जैसे ही चेतक ने अपने दोनों पैर उसकी हाथी के सूंड के ऊपर रख देता है और यहां पर महाराणा प्रताप क्या करता है? अपने भाला से प्रहार करता है। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप ने भाला अपना फेंका था, उस समय मानसिंह उस हाथी के ऊपर बने हुए होद के अंदर क्या हो जाता है? झुक जाता है और वो बच जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे महाराणा प्रताप ने भाला फेंका, वो होद के अंदर होद से टकरा जाता है और यहां पर मानसिंह बच जाता है। लेकिन चेतक को क्या पता पड़ता है? चेतक ये समझ आता है कि यहां पर हमारा काम हो चुका है, यानी मानसिंह मारा गया। जैसे ही अपने दोनों पैर सूंड से हटा रहा था, उसी समय हाथी की सूंड के अंदर एक तलवार लगी हुई थी और उसी तलवार से घाव लग जाता है किसके ऊपर? चेतक के ऊपर। उस समय यहां पर महाराणा प्रताप भी क्या होता? घायल हो चुका था। अब क्या होता है दोस्तों यहां पर कि महाराणा प्रताप जैसे युद्ध भूमि घायल हो जाता है, उस समय महाराणा प्रताप के राज चिन्ह किसने धारण किए थे? कई बार क्वेश्चन आता है। तो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए थे जाला विद्या ने, जाला विद्या या जाला मन्ना ने। किसने धारण किए थे? जाला विद्या या जाला मन्ना के द्वारा महाराणा प्रताप के राज चिन्ह यहां पर धारण किए गए थे, यानी मेवाड़ के राज चिन्ह इस जाला विद्या ने यहां पर धारण किए थे। अब महाराणा प्रताप यहां से युद्ध भूमि से हट जाता है। तो जैसे ही ये युद्ध भूमि से निकल रहा था, चेतक को लेकर यहां पर अपने घोड़े को लेकर ये निकल रहा था, उस समय क्या होता है दोस्तों, यहां पर अकबर की सेना के अंदर ही महाराणा प्रताप का एक भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई का नाम क्या था? शक्ति सिंह। अब ये शक्ति सिंह या महाराणा प्रताप यानी मुगल शक्ति सिंह भाई किसका है? प्रताप का है। लेकिन ये किसकी तरफ से लड़ रहा था? मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। किसके विरुद्ध लड़ रहा था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे यहां पर महाराणा प्रताप घायल होकर निकल रहा था युद्ध भूमि से, तो इसका पीछा करते हैं दो मुगल सैनिक करते हैं। उसी समय यहां पर शक्ति सिंह इनको देख लेता है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि महाराणा प्रताप को ये दोनों सैनिक क्या कर देंगे? मार गिरा देंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप अब घायल अवस्था के अंदर है। उसी समय शक्ति सिंह उनका पीछा करता है और उन्हें दोनों को क्या करता है? मार गिरा देता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल अवस्था के अंदर थे, तो ये बलिचा नामक स्थान पर एक नाला पड़ जाता है। वो नाला को चेतक ये क्या नहीं कर पाता है? पार नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय इसकी टांगे कटी हुई थी। तो उस समय शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास में पहुंच जाता है और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दे देता है। ये दृश्य था दोस्तों, जब महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह दोनों भाई गले मिले थे, उसी समय चेतक ने क्या किए थे? अपने प्राण त्यागे थे। और चेतक की समाधि कहां पर बनी हुई है दोस्तों? बलिचा नामक स्थान पर इसकी क्या बनी हुई है? वहां पर समाधि बनी हुई है दोस्तों। तो इस आधार पर क्या था दोस्तों? यहां पर युद्ध हुआ था। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इस युद्ध के अंदर अकबर की क्या विजय हुई या नहीं हुई। इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें तो अकबर की यहां पर विजय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अकबर का मेन उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करना या महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। लेकिन यहां पर न तो महाराणा प्रताप है जो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और न ही यहां पर महाराणा प्रताप को अकबर बंदी बना पाया था।
इसलिए महाराणा प्रताप ने क्या किया था, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने 4 सैन्य अभियान और भेजे थे। वो 4 शिष्टमंडल थे। अब देखते हैं दोस्तों 4 सैन्य अभियान, 4 सैन्य अभियान देखते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बहलोर खां, बहलोर खां एक व्यक्ति है जिसका क्या नाम था, बहलोर खां। ऐसा बताया गया था दोस्तों कि मुगल सेना के अंदर बहलोर खां एक इतना ताकतवर व्यक्ति था जो किसी भी व्यक्ति से पराजित नहीं होता था दोस्तों। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया था, इस बहलोर खां के ऊपर अपनी तलवार से वार किया था और घोड़े सहित बहलोर खां को काट दिया था। यानी घोड़े सहित यहां पर कट गया था। कौन है, बहलोर खां। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक झटके से ही बहलोर खां व इसके घोड़े को क्या कर दिया था, काट गिराया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जो 4 सैन्य अभियान भेजे थे, ये कब कब आते हैं और किसके नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजे जाते हैं दोस्तों। अकबर के 4 सैन्य अभियान, 4 सैन्य अभियान देखते हैं। 4 सैन्य अभियान कब कब भेजे गए थे और किसके नेतृत्व में भेजे गए थे। एक व्यक्ति था साहेबाज खां, साहेबाज खां। इस साहेबाज खां के नेतृत्व में यहां पर 3 अभियान भेजे गए थे। 1577, 1578, 1579। 1577, 1578 और 1579 3 अभियान तो लेकर कौन आ रहा है, यहां पर साहेबाज खां लेकर आता। एक व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान एक खाना, अब्दुल रहीम खान एक खाना। इसके नेतृत्व में भी एक सैन्य अभियान भेजा गया था और वो सैन्य अभियान कब भेजा गया था, 1580 के अंदर ये सैन्य अभियान भेजा गया था दोस्तों। अब इससे पहले अगर हम देखें कि 13 अक्टूबर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में स्वयं अकबर ने भी यहां पर कुंभलगढ़ के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। कब किया था, 13 अक्टूबर 1576 के यहां पर आक्रमण किया था। लेकिन ये न तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करा पाता है और न ही महाराणा प्रताप इसकी गुलामी स्वीकार करता है। अब देखते हैं दोस्तों ये 4 सैन्य अभियान हैं साहेबाज खां के नेतृत्व में 1577, 1578 और 1579 के अंदर ये 4 सैन्य अभियान भेजे गए थे। चौथा सैन्य अभियान भेजा गया था अब्दुल रहीम खान एक खाना के नेतृत्व के अंदर और इस सैन्य अभियान के अंदर क्या हुआ था, चौथे सैन्य अभियान के अंदर शेरपुरा एक गांव है दोस्तों, शेरपुरा। अब्दुल रहीम खान खाना ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, ये एक तो अपने परिवार के साथ में आ गया, तो परिवार को इसने छोड़ दिया कहां पर, शेरपुरा के अंदर उसने क्या कर दिया था, परिवार को छोड़ दिया और उसने महाराणा प्रताप के ऊपर क्या कर दिया, इसने आक्रमण कर दिया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पीछे से महाराणा प्रताप का एक पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह को यह पता चल जाता है कि अब्दुल रहीम खान एक खाना ने अपने परिवार को कहां पर ठहराया है, शेरपुर गांव के अंदर से ठहरा रखा है। इसलिए अमर सिंह ने इसके परिवार को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। लेकिन महाराणा प्रताप के कहने के बाद में इस पूरे परिवार को सकुशल से अब्दुल रहीम खान खाना को इसने क्या कर दिया था, लौटा दिया था दोस्तों। अब एक युद्ध और देख लेते हैं दोस्तों यहां पर, जिसका नाम है दिवेर का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर, दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर हुआ था।
दिवेर एक थाना है और यहाँ का शासक कौन था उस समय? सुल्तान खां, अकबर का चाचा था। अकबर का चाचा था जिसका नाम था सुल्तान खां। सुल्तान खां ये था। अब ये दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है? दिवेर का युद्ध मुगल व अमर सिंह। अमर सिंह कौन है? महाराणा प्रताप का क्या था? पुत्र था दोस्तों। अब सुल्तान खां को यहां पर क्या कर देता है? इस अमर सिंह के द्वारा उसे मार दिया गया था। यहां पर भी एक दृश्य हुआ था दोस्तों, काफी खतरनाक दृश्य था। अमर सिंह की ताकत के बारे में हम यहां पर आकलन कर सकते हैं दोस्तों। अमर सिंह ने यहां पर सेना को काफी अधिक समय के लिए इसने युद्ध नहीं लड़ा था। यहां पर कुछ ही समय के अंदर ही मुगल सेना हो गई थी, क्या हो गई थी? यहां से फरार हो गई थी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ऐसा कौन सा दृश्य था जिसके आधार पर यहां पर मुगल सेना क्या हो जाती है? पीछे की तरफ लौट गई थी, यानी दिवेर उसने छोड़ दिया था। क्या कारण था? अमर सिंह ने अपने भाला फेंका दोस्तों। भाला फेंका तो इस भाले के अंदर इतनी ताकत उसने लगाई थी दोस्तों कि सैनिक के सहित घोड़े को पार कर जाता है और ये भाला भी आधा जमीन के अंदर उग जाता है। और यहां पर एक दृश्य बन गया था, भूत की तरह यहां पर क्या बन गया था? एक दृश्य बन गया था। सैनिक को पार करता है, घोड़े को पार करता है और आधा भाला किसके अंदर? जमीन के अंदर उग जाता है। तो यहां पर मुगल सेना ऐसे दृश्य देखकर यहां पर क्या हो गई थी? भागना यहां से प्रारंभ कर दी थी। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या बोला था? दिवेर का मैराथन, सॉरी मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन यानी मैराथन था क्या? एथेंस व फारस, एथेंस व फारस के मध्य भी एक युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुआ था 490 ईस्वी के अंदर। एक युद्ध हुआ था एथेंस व फारस के मध्य और यह युद्ध लड़ा गया था 490 ईस्वी के अंदर। यह युद्ध लड़ा गया था। इसके अंदर क्या था? फारस के पास में एक विशाल सेना थी और एथेंस के पास में एक कम सेना थी, बहुत ही कम सेना थी। लेकिन एथेंस ने फारस की सेना को यहां पर क्या किया था? पराजित किया था। किस स्थान पर? मैराथन नामक स्थान पर। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का क्या बोला था? मैराथन या प्रताप का गौरव भी बोला जाता है, या प्रताप का गौरव, महाराणा प्रताप का गौरव के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? 1582 के बाद में यहां पर एक अंतिम अभियान किया था अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। और ये अंतिम अभियान हुआ था 1584 के अंदर। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 ईस्वी के अंदर जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान था। लेकिन इस अभियान में क्या हुआ था? मांडलगढ़ के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जगन्नाथ कछुआ की। मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ कछुआ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इसी समय क्या होता था दोस्तों? एक चूलिया गांव है। कौन सा गांव? चूलिया गांव। चूलिया गांव के अंदर महाराणा प्रताप को एक व्यक्ति मिलता था जिसका नाम था बामा साहेब। बामा साहेब। और इस बामा शाह ने महाराणा प्रताप को इतने पैसे दिए थे, इतने सोने चांदी के पैसे दिए थे, उसने सोना दिया था जिससे कि महाराणा प्रताप 12 वर्ष तक अपनी सेना का ये क्या चला सकता था? खर्चा चला सकता था। इसीलिए मेवाड़ का बामा शाह इसे बोला गया था। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर अंतिम अभियान भेजता है कौन है? अकबर। और ये अंतिम अभियान कब हुआ था? 1584 के अंदर। इसके बाद में अकबर ने क्या सोचा कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, तो इसके बाद में यहां पर कोई भी सैन्य अभियान अकबर की तरफ से नहीं भेजा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों एक हमारी एक राजधानी बनती है। महाराणा प्रताप ने एक नई राजधानी बनाई थी चामुंडपुर। कई बार क्वेश्चन आता है चाउंड से संबंधित।
महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसको बनाई? चावंड को। चावंड को राजधानी कब बनाया था? 1585 में। क्वेश्चन देखना चावंड से संबंधित। महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी? चावंड। कब बनाई गई थी? 1585 ईस्वी के अंदर चावंड राजधानी बनाएगी। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी भी कौन सी है? चावंड ही अपनी इसकी आपातकालीन राजधानी थी। और तीसरी बात है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है? 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और इसकी छतरी भी कहां पर बनाई गई थी? बांडोली में। कहां पर बनाई गई थी? बांडोली में। क्यों इसकी मृत्यु होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार हम साउंड को यहां पर एक प्रेस छोड़ते हैं। एक तो 1597 में इसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि ये एक पुराना धनुष था। इस धनुष के ऊपर एक अपने तीर उसके ऊपर तीर चढ़ा रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, पुराना धनुष था तो इसने वहां पर तीर को यहां पर कसने की कोशिश की तो वो धनुष क्या हो जाता है दोस्तों? टूट जाता है और उसे क्या हो गया था? घायल हो गया था। इसके बाद में 1597 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हुई थी, इसका समाचार अकबर के पास में पहुंचा कि महाराणा प्रताप मारा गया। तो इसके बाद में अकबर भी क्या होता है दोस्तों, एक बार उसने भी यहां पर बताया गया था कि वो भी रोने लग गया था। उसने ये बोला था कि मैंने प्रताप जैसे कोई कभी भी योद्धा नहीं देखा, वह जीते जी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने उसके ऊपर काफी जुल्म भी, उसके ऊपर काफी सैन्य अभियान भी भेजे थे, लेकिन वह व्यक्ति मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा कि चावंड को राजधानी कब बनाया गया? 1585 में। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड आपातकालीन राजधानी थी। महाराणा प्रताप की चावंड कितने वर्ष तक राजधानी? 1585 में थी, 1597 तक रही। तो कितने वर्ष हुए दोस्तों यहाँ पर? 12 वर्ष। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। इसके बाद में प्रताप के बाद में अमर सिंह की भी ये राजधानी रही थी और अमर सिंह की भी ये राजधानी रही थी 1613 ईस्वी तक, क्योंकि 1613 के अंदर मेवाड़ व मुगलों के मध्य क्या हो गई थी? संधि हो गई थी, जहांगीर के साथ में हो गई थी। तो ये 1513 तक ये राजधानी रही। तो चावंड कुल कितने समय तक राजधानी रह चुकी है? 28 वर्ष तक। ये क्वेश्चन देखना, चावंड को राजधानी 1585 के अंदर, चावंड कितने वर्ष तक राजधानी रही? कुल 28 वर्ष तक है। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी कौन सी है? चावंड है। तीसरी बात, महाराणा प्रताप की चावंड कितने वर्ष तक राजधानी रही? तो ये कितने वर्ष तक राजधानी रही थी? 12 वर्ष तक ये 12 वर्ष तक ये क्या रही थी? राजधानी रही थी। और इसकी मृत्यु भी कहां पर, इसको कहां पर दफनाया गया था? बांडोली नामक स्थान पर। और इसकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की, कहां पर? बांडोली के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों, अब अमर सिंह से संबंधित हमारे क्वेश्चन देखेंगे।